उधर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। नतीजों के बाद कांग्रेस के लिए बिहार में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती दिखी, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार के इतिहास में सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई, जबकि राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने के लिए अपनी ताकत झोंक रखी थी। उन्होंने वहां यात्रा निकाली, जनसभाएं की, यहां तक कि तालाब में डुबकी तक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद बिहार के चुनाव में कांग्रेस के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस एक एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बेहद मशक्कत करती दिखी। और इसका असर महागठबंधन पर भी पड़ा, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि कांग्रेस बिहार में जोरदार वापसी कर सकती है, लेकिन नतीजों में सारा खेल पलट गया। कांग्रेस वापसी करना तो दूर, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आई। कांग्रेस की यह हार महागठबंधन के लिए भी बड़ा नुकसान लेकर आई, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 61 सीटों पर दावा ठोका था, लेकिन नतीजों में वो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। मतलब 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के हाथ में 10% सीटें भी नहीं लगी। और इसीलिए नतीजे आने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हार के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करने की नसीहत दे दी और उनके मुताबिक पार्टी के हालात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। Our party leaders must do some very serious analysis of where things went wrong. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नतीजों को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी इस हार का गंभीरता से विश्लेषण करेगी। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा वाली 183 सीटों पर भी एनडीए का प्रदर्शन तगड़ा रहा। यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी गए थे, उनमें एनडीए ने 158 सीटें जीती, तो महागठबंधन के खाते में महज 22 सीटें ही आईं। यानी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां गए थे, वहां महागठबंधन को फायदा होने के बजाय भारी नुकसान हुआ। उनकी इस यात्रा से महागठबंधन ने जो उम्मीदें लगाई थीं, वो पूरी तरह टूट गईं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बाद में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जो 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। और इस दौरान राहुल गांधी 183 विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, लेकिन उनकी इस यात्रा से महागठबंधन की सीटों में इजाफा नहीं हो पाया और इस नतीजे ने महागठबंधन को हैरान कर दिया। खासकर महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के लिए तो यह बहुत बड़ा झटका रहा। उसने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बिहार में यात्रा निकाली थी, खुद राहुल गांधी ने की थी। उन्होंने चुनाव आयोग के इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा नाम भी दिया था। उनकी यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीपीएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। वीआईपी के मुकेश सहनी भी उनके साथ जुड़े थे। इस दौरान यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर महागठबंधन ने काफी उम्मीदें लगाई थी और राहुल गांधी की यह यात्रा 16 दिन तक चली थी। उस दौरान राहुल गांधी और उनके साथ विपक्षी दलों के कई नेता 25 जिलों में गए थे। लालू यादव और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और माना जा रहा था कि राहुल गांधी की ये यात्रा चुनाव के नतीजे पर बड़ा असर डालेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के साथ हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से ये यात्रा शुरू की थी, जो 25 जिलों में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटना पहुंची थी। यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ हुआ था। उस रैली में पूरे विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था और इस दौरान राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने चुनाव आयोग को सीधा निशाने पर लिया था। आरोप लगाया था वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए गए और राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए यह मुद्दा हर मंच से उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया था। उनके मुताबिक कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काट दिए गए। By the BJP and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. यही नहीं, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन में शामिल दल कोर्ट तक पहुंच गए थे। बाद में माना जा रहा था कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां गए थे, वहां कांग्रेस और महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ और महागठबंधन को उन विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह हार मिली। इस बार के चुनाव में उन सीटों पर महागठबंधन को महज 22 सीटें ही मिल पाईं, जबकि एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया।
हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन 183 सीटों पर महागठबंधन का प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में गए, वहां पिछली बार यानी 2020 में महागठबंधन को 80 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे भारी नुकसान हुआ और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बावजूद उसकी सीटें काफी कम हो गईं। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन में सिर फुटव्वल भी शुरू हो गया। हालांकि नतीजों से पहले महागठबंधन के नेता ये बात कहते नहीं थक रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में महागठबंधन के खाते में 40 सीटें भी नहीं आईं। इसी वजह से चुनाव में मिली हार को लेकर महागठबंधन में सिर फुटव्वल शुरू हो गया। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। मेरे हिसाब से टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था और लंबा जो खींचा आरजेडी और उसमें, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव में मिली हार के लिए सीटों को लेकर मची खींचतान को भी जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि सीटों के बंटवारे में हुई देरी की वजह से महागठबंधन को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान करने के फैसले पर भी सवाल उठाए, क्योंकि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया था। 24 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। उसी दिन अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया था, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम तब बनते जब महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करता। बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है और महागठबंधन इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सका। मतलब तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इसीलिए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार बनने से पहले डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान करने के फैसले पर आपत्ति जताई। लेकिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर पहले से तय हो जाएं तो अभी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इसका कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने राज्य की 11 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुई फ्रेंडली फाइट पर भी ऐतराज जताया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का दाव महागठबंधन पर उल्टा पड़ गया। महागठबंधन ने बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ने का ऐलान किया था और नतीजों को देखकर यह साफ हो गया कि महागठबंधन का यह पैंतरा जरा भी काम नहीं आया। जबकि महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि बिहार में उनकी जीत के बाद तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तक कि तेजस्वी ने खुद ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तारीख तक बता दी थी। जीत रहे, बिहार की जनता जिता रही है। 18 तारीख को आप शपथ लेंगे? एकदम 18 को। हालांकि नतीजों में साफ हो गया कि तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जनता ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर भरोसा नहीं जताया। इस चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई तेजस्वी यादव ही कर रहे थे और नतीजों में महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने वाली उनकी खुद की पार्टी आरजेडी भी काफी पिछड़ गई। आरजेडी ने 243 में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और चूंकि आरजेडी के साथ ही महागठबंधन की अगुवाई भी बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सिर पर फूटा। नतीजों के बाद चुनावी जानकारों ने यह आशंका जताई कि पहले से तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करने से महागठबंधन को फायदे के बजाय नुकसान झेलना पड़ा और दावा तो यह भी किया गया कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की छवि की वजह से बिहार में महागठबंधन को झटका लगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी और लालू यादव को कई बार निशाने पर लिया और एनडीए के नेताओं ने कई सभाओं में यह चेतावनी तक दी थी कि अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो बिहार में दोबारा जंगल राज आ जाएगा। माना जा रहा है कि इसी जंगल राज के मुद्दे ने बिहार में तेजस्वी के दावे को कमजोर कर दिया, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर उन्हें और लालू यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। जानकारों का मानना है कि जंगल राज और चारा घोटाला जैसे मुद्दे तेजस्वी यादव की जीत का रोड़ा बन गए और माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के महिला वोटरों पर पड़ा। दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके अपने उस वोट बैंक को और मजबूत कर लिया।
और इसी वजह से तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को दोहरी मार झेलनी पड़ी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सरकार में आने पर हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था वो भी काम नहीं आया, क्योंकि जानकारों का मानना है कि उनके इस वायदे पर जनता ने ज्यादा भरोसा नहीं किया। और इन्हीं सब वजहों से तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो गया। महागठबंधन के साथ ही उनकी पार्टी भी बिहार में जूझती नजर आई। हालांकि तेजस्वी यादव अपनी विधानसभा सीट यानी राघोपुर को बचाने में कामयाब रहे। राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में आती है। ये आरजेडी की सबसे सुरक्षित सीटों में एक मानी जाती है और इसी वजह से राघोपुर से तेजस्वी यादव मैदान में उतरे थे। हालांकि राघोपुर विधानसभा सीट का तराजू भी वोटों की गिनती के दौरान कई बार यहां वहां होता रहा। कभी पलड़ा बीजेपी की तरफ गया तो कभी तेजस्वी ने झटके से वापसी की। एक वक्त पर तो राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा पिछड़ गए थे। हालांकि आखिर में उन्होंने वहां से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को अच्छे खासे अंतर से पटखनी दे दी, लेकिन उनकी जीत महागठबंधन के ज्यादा काम नहीं आ सकी, क्योंकि महागठबंधन बिहार में बुरी तरह पिछड़ गया। उधर दावा किया गया कि बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की, वहां एनडीए को फायदा मिला। बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार ही आमने सामने थे और उन 11 सीटों में ज्यादातर सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई। मतलब महागठबंधन के प्रत्याशियों को इन 11 सीटों पर आपसी लड़ाई की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। महागठबंधन की इस फ्रेंडली फाइट में एनडीए को फायदा मिलता दिखा, क्योंकि इन 11 सीटों में करीब करीब सभी सीटें एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत ली और महागठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। जानकारों का मानना था कि यह फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के लिए घातक साबित हो सकती है और हुआ भी वैसा ही। जहां पर महागठबंधन की पार्टियों के प्रत्याशी ही आमने सामने रहे, वहां एनडीए की चांदी हो गई। उनमें कई सीटें ऐसी भी थीं जहां एनडीए के उम्मीदवारों के लिए लड़ाई मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने एनडीए के प्रत्याशियों की राह आसान कर दी और इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। आखिरी दौर तक महागठबंधन की पार्टियों के बीच मान मनौवल का दौर भी चलता रहा था। कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव था तो कहीं वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार पीछे हटने को राजी नहीं थे। हालांकि इनमें कुछ सीटों पर चुनाव से पहले पार्टियों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन इन 11 सीटों पर कोई समझौता नहीं हो पाया था। इनमें कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी तो कई पर कांग्रेस की वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ भिड़ंत हुई थी, क्योंकि महागठबंधन के बीच इन 11 सीटों पर आखिरी वक्त तक सहमति नहीं बन पाई थी। कई सीटों पर तो ये रस्साकशी नामांकन के आखिरी दिन तक चली थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी वहां से ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी और इन सीटों पर महागठबंधन के ही 2-2 प्रत्याशी खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां महागठबंधन के वोट ही आपस में बंट गए और इसका फायदा एनडीए को मिला। और इस सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का खाता तक नहीं खुला, जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। और चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी जन सुराज की लहर है। खुद प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने कई बार यह बयान दिया कि बिहार में बदलाव होगा और राज्य में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे सामने आए तो उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। मतलब राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। जन सुराज पार्टी की गाड़ी शून्य से शुरू हुई और शून्य पर ही अटकी रही। जबकि भारतीय राजनीति में चाणक्य के तौर पर खुद को साबित कर चुके प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे। चुनाव से करीब 2.5 साल पहले उन्होंने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू कर दिया था और बिहार की जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर ने राज्य में करीब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि उनकी जनसुराज पार्टी ही बिहार में बदलाव ला सकती है। चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रशांत किशोर ने शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सुशासन और पलायन जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। और तो और उन्होंने बिहार में सरकार बनने पर जनता के सुझावों और जन भागीदारी से सरकार चलाने तक की घोषणा कर दी थी। मतलब प्रशांत किशोर को यकीन था कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और वो भी बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से। ये वही राघोपुर विधानसभा सीट है जहां से लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा,
बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट तिरहुत प्रमंडल के वैशाली जिले में मौजूद है। मतलब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि जब नामांकन का वक्त आया तो वो अपने इस फैसले से पीछे हट गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले की वजह से जनसुराज पार्टी और पार्टी से जुड़े लोगों को झटका लगा था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी से चंचल कुमार को टिकट दिया और उन्हें तेजस्वी यादव के सामने मैदान में उतार दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से राघोपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की हार तय हो गई थी और कमोबेश ऐसा ही हाल जनसुराज पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों का रहा। जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि नामांकन के बाद जनसुराज पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम भी वापस ले लिए थे, लेकिन इसके बाद भी इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बात प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की हुई। और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भी बड़े बड़े दावे करते नजर आए थे। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूं। मतलब प्रशांत किशोर को यह भरोसा था कि इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की हार होगी और उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। और चुनाव प्रचार के दौरान कई बार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनके फैसलों पर सवाल उठाए थे और तो और उन्होंने यह तक कह दिया था कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तक याद नहीं रहते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठाए थे और उनसे इस्तीफे की मांग की थी। पिछले 2 साल से यहाँ ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, लोगों का नाम भूल जाते हैं, उनको जिलों का ध्यान नहीं रहता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को गलत बताया था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद वो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। मतलब जनता को अपने पाले में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बाद भी बिहार की जनता ने उनके दावे और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को नकार दिया। जबकि राजनेता बनने से पहले प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू समेत कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। अपनी नई नई रणनीति का इस्तेमाल कर वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं की मदद कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी नई पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी पार्टी को एक सीट पर भी जीत नहीं दिला सके। मतलब दूसरों के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खुलवा सके। इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और 2 बार के विधायक तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो तीसरे नंबर पर रहे। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और हार भी कोई छोटी मोटी नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वो करीब 52,000 वोटों के अंतर से हार गए। इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने बाजी मारी। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव 10 साल पहले महुआ विधानसभा सीट से ही पहली बार विधायक चुने गए थे। यानी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार के वैशाली जिले में मौजूद महुआ से ही की थी। लेकिन तब तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की पार्टी आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता था और इस बार वो अपनी पार्टी जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल से चुनावी मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने जमकर पसीना बहाया था और दर्जनों रैलियां की थी। तेज प्रताप की जनसभाओं में खासतौर से युवाओं की भी भीड़ दिखती थी। हालांकि नतीजों पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी ने महुआ विधानसभा सीट पर अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की, जबकि 2 बार के विधायक तेज प्रताप यादव तो रेस में कहीं नजर ही नहीं आए। मतलब परिवार और आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्हें एक और झटका लग गया। लालू प्रसाद यादव ने 6 महीने पहले मई में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई एक पोस्ट को लेकर बवाल हो गया था। उस पोस्ट में एक तस्वीर साझा की गई थी जिसमें तेज प्रताप एक महिला के साथ दिखाई दिए। पोस्ट में दावा किया गया कि तेज प्रताप और वो महिला 12 साल से रिश्ते में है। इसी पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी तो 7 साल पहले यानी साल 2018 में हो गई थी और वो बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते बिगड़ गए थे और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था।
और इसी बीच तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर वो तस्वीर दिखी जिसमें वो दूसरी महिला के साथ नजर आए। इसके बाद तो बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि तेज प्रताप की शादी 7 साल पहले ऐश्वर्या से हुई थी और उस सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि वो 12 साल से दूसरी महिला के साथ रिश्ते में है, यानी शादी के 5 साल पहले से ही उनके और महिला के बीच दोस्ती थी। इस मामले ने लालू प्रसाद यादव परिवार को हिलाकर रख दिया था। सियासी गलियारों में भी तरह तरह की बातें उठने लगी थी। लालू यादव परिवार के लिए इस पर जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था और उन्होंने दावा किया कि हैकरों ने ही दूसरी महिला के साथ वाली उनकी तस्वीर पोस्ट की थी। लेकिन तेज प्रताप यादव की इस सफाई से भी मामला शांत नहीं हुआ। इसी के बाद लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर तेज प्रताप से रिश्ते तोड़ लिए थे कि उन्होंने परिवार की छवि खराब की और उन्होंने बड़े बेटे को न सिर्फ परिवार से निकाल दिया बल्कि आरजेडी से भी 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम रखा जेजेडी, मतलब जनशक्ति जनता दल। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जेजेडी ने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 43 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि तेज प्रताप यादव खुद वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से लड़े और उन्होंने रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बिहार की जनता से वोट की अपील की थी। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि उनकी पार्टी कई सीटों पर भारी अंतर से जीत का परचम लहराएगी, लेकिन वो जिस महुआ विधानसभा सीट से खुद लड़े उस पर भी हार मिली। महुआ विधानसभा क्षेत्र बिहार के वैशाली जिले में मौजूद है। पटना जिले से लगने वाला वैशाली तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। वैशाली के पूर्वी तरफ समस्तीपुर, उत्तर में मुजफ्फरपुर और पश्चिम में सारण जिला मौजूद है। बागमती और गंडक नदियां इस इलाके को सिंचती हैं और वहां बड़े पैमाने पर लोग खेती करते हैं। लेकिन बढ़ते बेरोजगारी और पलायन वहां पर लंबे समय से सियासी मुद्दा बना रहता है और इन्हीं मुद्दों पर तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान जोर दिया था और लोगों से वोट मांगा था। लेकिन नई पार्टी के साथ लड़ रहे तेज प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि मतदान के बाद भी वो पूरे आत्मविश्वास से भरे थे और ऐलान कर दिया था कि बिहार में जिस भी गठबंधन की सरकार बनेगी वो उसे अपना समर्थन देंगे। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने कई सीटों पर अपनी पार्टी के जीतने की उम्मीद जताई थी। हमारी पार्टी आएगा 10-15 सीट आएगा और क्या। लेकिन तेज प्रताप न सिर्फ अपनी सीट पर हार गए बल्कि 43 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाली उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। हालांकि नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी हार स्वीकार की और आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी बर्बाद हो गई। यानी तेज प्रताप यादव खुद भले ही बुरी तरह हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला करना नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यह हार जयचंदों की करारी हार है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तेज प्रताप यादव ने जीत के लिए एनडीए को बधाई दी